मैं इंटरव्यू में भी गई थी मैम, तो मुझसे ये बोला गया था कि आप अंडमान से हो, हम कभी कोई अंडमान कैंडिडेट को ज़्यादा देखते नहीं हैं, यू आर द रेयरेस्ट कैंडिडेट। तो उस मूवमेंट पे भी मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि मैं अंडमान को रिप्रेजेंट कर पाई। तो ये काफ़ी अच्छा पल है मेरे लिए जो मैं अंडमान में ही पली बड़ी हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग फ्रॉम किंडरगार्टन टिल 12th स्टैंडर्ड उम्मत पब्लिक स्कूल से किया है। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए विशाखापट्टनम चली गई थी। आई एम एन कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। पढ़ते पढ़ते ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था और फिर मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है फॉर 2.5 years। कॉर्पोरेट में काम करते करते ही मुझे ये आइडिया आया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करूंगी। तो मैंने अपना जॉब क्विट किया और फिर मैं सिविल सर्विसेज की डायरेक्शन में मूव होने लगी। मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन इज मैरिड, तो मेरा एक नेफ्यू भी है। तो काफ़ी क्लोज टाइट नेट फैमिली बोल सकते हो, और दे आर कांस्टेंट सपोर्ट, कांस्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर जो मेरे लाइफ में है वो मेरी फैमिली है। मम्मा हाउस मेकर हैं, बट उन्होंने हमेशा मुझे एजुकेशन में काफ़ी प्रोत्साहित किया है। हम काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बट स्टिल घर में हमेशा से ये काफ़ी क्लियर था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको काफ़ी कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी काफ़ी फोकस करती थी मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों। तो घर में फैमिली में माहौल भी बचपन से ही ऐसा था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अच्छा करना है। तो आई एम वेरी हैप्पी और बहुत ही ग्लैड हूँ कि आई गॉट अ फैमिली लाइक माइन, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एज वेल। कोई चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था। लोग बहुत पहले से ही सोच लेते हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, बट मेरा ऐसा प्लान था नहीं। मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, अच्छी खासी नौकरी थी, मैं खुश थी, पर मनी जो है मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है मेरे लिए मैम। तो मैं हमेशा सोचती थी कि कुछ डिफरेंट करना है। जैसे मैंने पहले अपने फैमिली के बारे में पूछा मुझसे, तो जो मेरी मम्मी है और मेरी बहन है वो काफ़ी इंस्पायरिंग फिगर्स है मेरे लाइफ के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी पहली थी जिन्होंने अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था पूरे अपने विलेज से, अपने कम्युनिटी से। तो वो पहली थी, शी वॉज लाइक अ पायनियर। सिमिलरली माई सिस्टर, वो भी एक पायनियर थी। वो पहली थी जिन्होंने हायर एजुकेशन कंप्लीट किया था, एक टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन डिग्री लिया था उन्होंने। शी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके वो अब्रॉड गई थी, यूएस गई थी, वो वहाँ पे रही, वहाँ पे उन्होंने एक्सपोजर लिया। तो मेरा भी ये होता था कि मुझे कुछ अलग करना है। तो पर्सनल लेवल में ये मोटिवेशन हमेशा रहता था कि मुझे कुछ अलग, पायनियर, नोवाइस ऐसे करना है। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप बोलो तो मैं खुश थी, काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था कॉर्पोरेट में काम करना। पर मुझे लगा कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क मैं पुट इन कर रही हूँ कॉर्पोरेट में, अगर मैं उस अमाउंट ऑफ वर्क को पब्लिक सर्विस में या पॉलिसी मेकिंग या फॉर्मुलेशन में यूटिलाइज करूँ तो मैं काफ़ी वाइड ऑडियंस तक पहुंच पाऊंगी। क्योंकि पहले मैं सिर्फ फ्यू मैनेजर्स के साथ इंटरैक्ट करती थी, फ्यू मैनेजर्स जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते थे उनके लिए काम करती थी, बट मेरा था कि मुझे वाइडर ऑडियंस और वाइडर स्ट्रैटा ऑफ पीपल, डाइवर्स पीपल के लिए काम करना है। मेरा लाइफ बहुत ही सिंपल था, क्योंकि मुझे हर चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता था। मेरा इंजीनियरिंग में जब प्लेसमेंट भी हुआ था, मैं पहली थी जिसका प्लेसमेंट हुआ था। काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ, मैंने कभी फेलियर्स फेस नहीं किए थे लाइफ में। तो जब मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन, मैंने पहले 2 अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिए थे विदाउट एनी प्रिपरेशन, क्योंकि मेरी जो रूममेट थी वो भी प्रिपेयर करती थी, उससे भी मुझे जिज्ञासा आई कि ये क्या सर्विसेज है। उन्होंने भी एक रोल प्ले किया है कि मैं उनकी किताबें लेके देखती थी कि क्या है सिविल सर्विसेज, क्या सिलेबस है। तो जब मैंने बाद में जब मैं सीरियस होने लगी इस परीक्षा को लेके, तो मुझे रिपीटेडली फेलियर्स का सामना करना पड़ा। तो ये जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था। और इससे पहले जितने भी मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे उसमें मेरा कभी प्रीलिम्स, जो फर्स्ट स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू होता है, तो प्रीलिम्स पहले ही स्टेज में मुझे हमेशा फेलियर्स फेस करना पड़ता था। और वो जो रिपीटेड फेलियर्स थे वो मेरे लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट था। बट अभी जब मैं लुक बैक करती हूँ, उस फेलियर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मेरा काफ़ी कैरेक्टर बिल्डिंग, जो मेरे अंदर पेशेंस है, परसीवियरेंस है, जो एक मेंटल स्ट्रेंथ मुझे मिली है, वो उस फेलियर्स को फेस करके ही मुझे मिली है। तो मोर देन द रिजल्ट तो एक टैंजिबल रिजल्ट जो अभी आया है, बट मोर देन दैट मैं इस
बात में खुश हूँ, इस बात से खुश हूँ कि मैं एक अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन पाई, क्योंकि मैंने काफ़ी फेलियर्स झेले हैं और मुझे अब पता है कि फेलियर्स को कैसे फेस करना है। पहले तो मैं काफ़ी डायरेक्शनलेस रहती थी, मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली बता रही हूँ, काफ़ी डायरेक्शनलेस रहती थी। मुझे नहीं पता होता था कि क्या पढ़ना है, क्योंकि आप जब सिलेबस देखोगे ना वो बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है। एवरीथिंग अंडर द सन एज अ सिलेबस बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। बट जब कोई नया शुरुआत आप करते हो इस जर्नी का, तो ऑब्वियसली थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो जाता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो मैं इनिशियल अटेम्प्ट्स में यही सोचती थी कि कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेस कवर करने हैं। बट लेटर मुझे जब एक प्रॉपर जब मेरे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिला, तब मैंने प्रॉपर बुक्स फॉलो किए थे। मेरा बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था और करंट अफेयर्स जो है काफ़ी अपडेटेड रहती थी मैं करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स इज़ द की इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये सब करने और काफ़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है आपकी, बीट एनी स्टेज, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, इन सारे स्टेज में आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ती है। तो मैं काफ़ी टेस्ट सीरीज भी मैंने दिया है ताकि मैं एग्ज़ाम में, जो रियल एग्ज़ाम में, बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी होती थी, मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन और उसके बाद प्रैक्टिस। जी। लेकिन आप कितने समय तक पढ़ती थी? पूरे दिन में जो है कितने घंटे के लिए पढ़ाई करती थी? ये क्वेश्चन काफ़ी सब्जेक्टिव है, क्योंकि मेरा भी बहुत डिफर होता था। मैं ये इंश्योर करती थी कि मैं रोज़ पढूं। कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन आपने 16 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद आप 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको एक फाइन बैलेंस अपने लिए इंश्योर करना पड़ता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ वर्क पुट इन कर सकते हो। तो मेरा हमेशा ये होता था कि मैं 8 आवर्स और 9 आवर्स मिनिमम पढ़ती थी एवरी डे। बट जब एग्ज़ाम पास होता है, जैसे प्रीलिम्स के 3 महीने पहले, पूरे मेंस के फेज में, तो आपको बहुत पढ़ना होता है। तो मे बी 12-13 आवर्स तो मैं पढ़ती थी। जी। यूपीएससी परीक्षा में चैलेंजेस मोस्टली एग्जाम को टैकल करने में, एग्जाम के सिलेबस से तो नहीं आया था। मैं पढ़ाई करना वाज नॉट अ प्रॉब्लम, मैं पढ़ लूंगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ तो लूंगी। एवरी डे मेरे अंदर वो मोटिवेशन है कि मैं पढ़ लूंगी। बट एग्जाम का जो रिजल्ट हैंडल करना था वो मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैम जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेज में ही आपको बार बार फेल होना, वो आपके कॉन्फिडेंस को एकदम तोड़ देता है। मेरा ये था कि अगर मैं एक बार भी मेंस लिख लूं तो मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊंगी, क्योंकि मेंस में मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट रहती थी कि शायद मेंस मेरा हो जाएगा। बट वो लिखने का जब मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में, तो वो फेलियर्स हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट था। बट आई एम ग्लैड कि मेरे पास काफ़ी अच्छे सपोर्ट सिस्टम्स थे, तो उन्होंने मुझे अच्छे से नेविगेट किया कि कैसे मुझे ये फेलियर्स को डॉच करके सक्सेस की तरफ मूव होना है। जी, जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, लेकिन जो बच्चे हमें देख रहे हैं और जो है वे सिविल सर्विस में जाना चाहिए, ये एग्ज़ाम देना चाहे, तो उनको आप क्या टेक्निक्स बताना चाहेंगे? आप क्या टेक्निक्स अपनाती थी पढ़ने के समय? जी, सिविल सर्विसेज जैसे मैंने बोला पहले, सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है काफ़ी वाइड है और काफ़ी मिथ्स भी है सराउंडिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बट आप अपने अराउंड एक बाउंड्री मेंटेन करना होता है आपको। वो बाउंड्री आप कैसे इंश्योर करोगे? जब आप पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे यूपीएससी के, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, वो किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अगर आप ये अपने अराउंड एक बाउंड्री ड्रॉ करके स्मार्टली अगर आप वर्क करोगे तो सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा। जी, लेकिन जैसे कि कुछ टॉपिक मिल जाए और उसमें पढ़ना हो तो बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक होते हैं ना, तो आप उसको कैसे कवर करती हैं? मैंने स्पेशली अब मैं मेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताती हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स का काफ़ी अनसर्टेन रहता है क्वेश्चंस, जो मेन का काफ़ी डिटेल सिलेबस हमारे पास होता है। तो जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने मेंस के सिलेबस के सारे कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, उन सबको एक टॉपिक की तरह मैं ट्रीट करती थी और उन सब का मैं नोट मेकिंग करती थी। मैंने काफ़ी बुक्स से, इंटरनेट का भी काफ़ी यूज़ करती थी मैं। इंटरनेट काफ़ी आजकल वेरी रिच सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो सारे सोर्सेस को कवर करके मैं अपना नोट्स बनाती थी। तो सिलेबस एंड कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस इज द की, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको क्या क्या कवर करना है और होलिस्टिकली कवर हो जाता है और क्वेश्चंस भी उसी के
अंडर या उसी के अराउंड आते हैं तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप सिलेबस से वेल वर्स्ड हो तो यू कैन सेल थ्रू। तो मैंने सबसे बेसिक्स किताबें उठाई थी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है। इंट्रोडक्टरी जो आप बोलते हो, इंट्रोडक्शन के लिए वो काफ़ी अच्छा सोर्स है। उससे आपको पूरा समझ में आ जाता है कि कैसे आगे एक्सप्लोर करना है, काफ़ी और क्या पढ़ना है। उसके अलावा काफ़ी बेसिक बुक्स होते हैं जो सबको ही पता होते हैं यूजुअली आजकल। तो जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो इकोनॉमी के लिए अलग से किताबें आती है। तो वो सारे सोर्सेज भी, और फिर आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑन टॉप ऑफ योर फाउंडेशन दैट यू कैन बिल्ड। आप इंटरनेट से मदद ले सकते हो, आप कोई थीसिस देख सकते हो, स्पेशली जब ऑप्शनल का आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है तो आपको काफ़ी जो रिसर्च पेपर्स है या इग्नो के मटेरियल्स है वो भी काफ़ी यूजफुल रहते हैं। और करंट अफेयर्स एंड न्यूज़ पेपर्स आर द की, ये भी आपको साथ साथ में करना होता है। जी, जैसे कि आपने बताया था कि मैं मेंस के लिए तो बहुत पहले से ही प्रिपेयर थी, लेकिन इसके लिए आपने जो है कितने जो है सॉल्व पेपर दिए थे? जी, मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और मैंने लगभग 12 से 14 पेपर कंप्लीट किया था, क्योंकि मेंस का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो क्वेश्चंस एड्रेस करने होते हैं, 20 क्वेश्चंस एड्रेस करने होते हैं। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप सिमुलेट नहीं करोगे वो एनवायरनमेंट, तो आपको बहुत मुश्किल होगा। तो मैं इंश्योर करती थी कि मैं टाइमली कंप्लीट कर पाऊँ। उसके लिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, अराउंड 14 मैंने किए थे। ऑप्शनल के अलग से मैंने काफ़ी क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज लगवाया था, तो उसके भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अराउंड 10 पेपर्स उसके भी किए थे मैंने। जी, जोहरा जी, जो यूपीएससी परीक्षा है इसमें जो सबसे मुख्य रूप से या महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा विषय है? यूपीएससी काफ़ी होलिस्टिक एग्ज़ाम है। ये आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी रेलेवेंट है अराउंड योर सराउंडिंग्स, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। आपको आपके कंट्री का हिस्ट्री जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कल्चर जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज्योग्राफी जानना, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, इकोनॉमी जानना, इकोनॉमी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और गवर्नेंस। इसके साथ साथ हमारा एक पेपर एथिक्स का भी होता है, वो काफ़ी अच्छा एडिशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि हम क्या वैल्यू सिस्टम लेकर आते हैं इन गवर्नेंस, हमें कैसे अपने आप को ऑनेस्ट रखना है, कैसे हमें अपने आप को कंडक्ट करना है। तो वो भी एक पेपर है, वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग पेपर है। और इसके अलावा एक ऑप्शनल का भी पेपर होता है, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर, कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया था, उसमें भी अंडमान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा था ट्राइबल्स का चैलेंजेस, तो मैं काफ़ी इंट्रीग थी, मुझे ट्राइबल कल्चर जानने का काफ़ी जिज्ञासा बोलते क्यूरियोसिटी थी, तो इसलिए मैंने ऑप्शनल का पेपर एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्ट किया। यूपीएससी परीक्षा, जैसे मैं बोलती आई हूँ, दूसरे परीक्षा से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है, ये आपके काफ़ी कुछ स्किल सेट टेस्ट कर रहा है, जैसे आपका क्विक डिसीजन मेकिंग, आपका कैरेक्टर, जैसे परसिवरेंस हो गया, पेशेंस हो गया, क्योंकि ये पूरा एग्जामिनेशन भी 3 स्टेजेस में होता है और 1.5 years का साइकिल होता है। इट्स लाइक अ मैराथन। आप स्लोली इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स लाइक अ मैराथन। आपको स्लोली एवरी डे यू नीड टू टेक दैट रन, टेक दैट वॉक। आप वॉक करो, रन करो, बट एवरी डे करो। तो उस हिसाब से आपके काफी कैरेक्टर को भी टेस्ट करता है, अलॉन्ग विद इट, जैसे मैंने आपको बताया स्किल सेट तो टेस्ट करता ही है, और नॉलेज भी टेस्ट करता है। तो ये सबका जो मिक्सचर है, इसका और एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम और फेलियर्स को हैंडल करने का जो स्ट्रेंथ है, अगर ये सब कुछ है आपके पास, तो यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप कर सकते हो अगर आपके पास वो इंटेंट है, जो इच्छा है, अगर आप कर सकते हो, जो मोटिवेशन है, तो हो जाता है। जी, जोहरा जी, आपने जो अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, उससे उभरी, फिर फेलियर का भी सामना किया, आज सक्सेस हो, तो अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? मैं सक्सेस को एज सच बहुत ही फंडामेंटल या वाइटल नहीं देखती। आई एम हैप्पी दैट आई गॉट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, और मैं अपने अराउंड जब मैं फैमिली को देखती हूँ तो मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ, दे आर हैप्पी, तो मुझे अच्छा लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि मैं काफ़ी कुछ सीखी हूँ इन माई फेलियर। जब मैं फेल हो रही थी बार बार, तो जो वो बोलते हैं ना, जो
लोहा तपता है तो वो अच्छा और अच्छा बन के और स्ट्रांग बन के निकलता है। तो मेरे केस में मैं अपने फेलियर्स को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी रादर देन सक्सेस। मेरा जो फेलियर्स है, जो भी मार्क्स है मेरे, जो पहले मैंने स्ट्रगल किया है, दैट मेड मी अ स्ट्रांग पर्सनालिटी और मैं बेटर सूटेड हूँ अभी कोई भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो ये बात की ज़्यादा खुशी है मुझे। जी जी। तो ज़ोरा जी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं और हमारा प्रोग्राम का नाम ही युग तरंग है, तो हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सभी को आइलैंड का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें और डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन में रहते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट आइलैंड हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग में। तो मैं ये चाहती हूँ कि नॉट जस्ट इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, बी इट एनी फील्ड, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी अच्छा कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो हो गया, कोई भी फील्ड में यंग एनर्जी एंड यंग माइंड्स आर नीडेड। तो एक अच्छा क्लियर और क्रिस्प गोल आपके सामने होना चाहिए। जैसे घोड़े को ब्लाइंडर्स पहना देते हैं और वो इधर उधर नहीं देखता थोड़े टाइम तक, तो आपको भी आप जब अपने प्राइम में हो, यूथ जो एनर्जी है वो बेटर यूटिलाइज करना चाहिए। अपने पर्सनल लाइफ में और अपने फैमिली के लिए तो आपको करना ही चाहिए, बट आई फील अपने जो जगह को आप बिलोंग करते हो, जो अपने नेशन, जो हमारा इंडिया है उसको आप बिलोंग करते हो, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और मेहनत करने से कभी नहीं डरना और सक्सेस और फेलियर्स को दोनों को अच्छे तरह से हैंडल करना।